दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की पूरी सीरीज चल रही है, इसमें 3 वीडियो लेक्चर पूरे हो चुके हैं और यह इस कड़ी का, इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है, चौथा भाग है। इससे पहले हमने अपने पर्यावरण, अपने पारिस्थितिकी तंत्र और अपनी पारिस्थितिकी के विषय में काफ़ी कुछ देखा है और हम उसे किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं यह भी जाना है। इसके बाद हमने बायोम और जैवमंडल पर भी चर्चा की है। अलग अलग बायोमों के बारे में भी व्याख्या की गई थी। जो पिछले वीडियो थे उसमें आप जाकर इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम जैविक अन्योन क्रिया के बारे में देखने वाले हैं। विज्ञान जो होता है वो एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में देखा जाता है। आप इसकी परिभाषा भी इसी रूप में देखते हैं। किसी भी विषय का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है और सुसंगठित ज्ञान है, वही विज्ञान कहलाता है। तो ये पर्यावरण विज्ञान से कहीं भी अलग नहीं है, ये विज्ञान का ही एक अंग है, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। यहाँ पर हम अब इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, हमारी जो समझ है वो इतनी विकसित हो चुकी है कि हम जैविक अन्योन क्रियाओं को समझ सकें। ये जैविक अन्योन क्रिया होती क्या है? शब्द देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बड़ा ही आसान है। इसे आप इंग्लिश में बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो जैविक अन्योन क्रिया है, इसका अंग्रेजी नाम है बायोटिक इंटरेक्शन। ये असल में क्या है? तो ये आपसी क्रिया है, ये आपस की परस्पर की क्रिया है जो कि जीवों के अंदर होती है। एक जीव जाति की दूसरी जीव जाति के साथ जो क्रिया होती है, जो आपसी संबंध होता है, उसको हम जैविक अन्योन क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। परिभाषा के तौर पे अगर आप देखिएगा तो जीवों के बीच जो अन्योन क्रिया होती है, उनके अस्तित्व और पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह जरूरी है। इसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। यह जीवों के बीच चलने वाली अन्योन क्रिया है जिसे कि हम जैविक अन्योन क्रिया के नाम से जान रहे हैं। और यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह किसी भी जीव जाति को जीवित रखने के लिए, उसका वजूद बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अगर जीव आपस में क्रिया नहीं करेंगे तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी और ऐसे में उनका विनाश हो जाएगा, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से किसी भी बायोम में या किसी भी पारितंत्र में जो जीव प्रजातियाँ होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती है, और यही जो क्रिया है इसे अन्योन क्रिया कहते हैं। और यह पारिस्थितिकी तंत्र को भी योगदान देती है। पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज़्यादा टिकाऊ रहता है जितनी ही ज़्यादा उसमें अन्योन क्रियाएं होती हैं। जीवों के बीच जो परस्पर क्रिया है वो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता देती है। यह तो हुई इसकी आवश्यकता की बात। अब अगर परिभाषा के रूप में देखें तो आप जानते हैं कि प्रकृति में पौधे हों यानी वनस्पतियां हों, जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों, तीनों की ही यह बात की जा रही है। पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं और छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं। यह किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनकी एक दूसरे पर निर्भरता होती है, हम समझ सके या ना समझ सके लेकिन होते हैं। और पारितंत्र के समुचित संचालन के लिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए ये पूरा सिस्टम है, और इसे चलाने के लिए अलग अलग प्रजातियों के बीच इन क्रियाओं का होना अनिवार्य है। ये जरूरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। इसका कोई और विकल्प भी नहीं है। और ये क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए, दो जातियों के बीच में अगर हो रही हैं तो उन दोनों के लिए अथवा किसी एक के लिए लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है, या फिर उदासीन भी हो सकती है। ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं और तीसरी स्थिति की भी आप कल्पना कर सकते हैं। उदासीन का मतलब समझ रहे हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न तो लाभकारी हो और न ही हानिकारक हो, मतलब न तो फायदा दे और न ही नुकसान पहुंचाए। तो ये तो थी जैविक अन्योन क्रिया। और अगर लाभदायक जैविक अन्योन क्रिया है तो उसे हम धनात्मक रूप में दर्शाते हैं, प्लस के रूप में देखते हैं। और अगर ये हानिकारक है तो इसे माइनस के रूप में देखते हैं, यानी नेगेटिव के रूप में लेते हैं। यह उदासीन हो तो इसे शून्य के रूप में लेते हैं। इस प्रकार से हम जैविक अन्योन क्रियाओं को यहाँ दर्शाते हैं। कहीं कहीं सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ बताया गया। अब इसके प्रकारों को देखते हैं, और प्रकारों की ओर चलने से पहले जरा कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। और ये सभी कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और इनका घर बैठे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए आप इस पर संपर्क करिए, आपको जितनी भी सूचनाएं हैं वो मिल जाएंगी, कैसे जुड़ना है और क्या करना है। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए 2 माध्यम है। एक तो टेलीग्राम ही है। टेलीग्राम पे ONLY UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस नाम से चैनल चलता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है,
जितनी भी अध्ययन सामग्री यहाँ साझा की जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। और इसके अलावा जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण नोटिस हैं, वो आपको वहाँ मिलते रहते हैं। आप अपडेटेड रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। इसके अलावा वीडियो जो है यूट्यूब पर वो हमेशा फ्री है और फ्री रहेंगे। उनका आप हमेशा लाभ लीजिए, उनसे फ़ायदा उठाइए, उसका नोट्स बनाइए, जितना हो सके उतना उसे निचोड़ लीजिए और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करिए। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो उसका चार्ज होता है, जो कि आपको चुकाना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी। अब चलिए आगे चलते हैं। जैविक अन्योन क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार हैं तो देख लीजिए। सहोपकारिता है, जो पहली अन्योन क्रिया है वो सहोपकारिता है। इसके अलावा सहभोजिता है, स्पर्धा है, परभक्षण और परजीविता है। इसके अलावा अंतरजातीय परजीविता है, जिसे कि यहाँ किसी अन्य नाम से भी अगर आप देखना चाहें तो इसे असहभोजिता कहते हैं। इस प्रकार से कई अन्योन क्रियाएं होती हैं। और एक और अलग सी अनोखी सी अन्योन क्रिया है जो कि आपको सिर्फ किताबों में ही मिलेगी, व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कम ही देखने के लिए मिलता है या नहीं के बराबर होता है। उसे हम कहते हैं उदासीनता। तो ये सारी अन्योन क्रियाएं एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सहोपकारिता को। ये जो सहोपकारिता होती है इसका मतलब क्या है? सह उपकार, उपकार मतलब एहसान करना और सह मतलब साथ साथ, तो दोनों पर एहसान होता है। मतलब जो दोनों प्रजातियां आपस में क्रिया कर रही हैं, दोनों को यहाँ फायदा पहुँचता है। इस प्रकार से होती है सहोपकारिता। शब्द से आप अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ दोनों ही प्रजातियों को लाभ पहुँचता है, यही इसकी विशिष्टता है। और इसमें जो सबसे अच्छा उदाहरण है आप परागण का ले सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखें, किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय को समझने के लिए उदाहरण महत्वपूर्ण होते हैं। तो परागण का आप उदाहरण ले लीजिए। परागण क्या होता है? परागण में जो पौधे के अंदर मतलब जो फूल निकलते हैं, किसी भी पौधे में जब पुष्प निकलता है तो उसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। और जैसे ही परागकण उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही वहाँ पे कीट पतंगे, खासतौर पे भौरे और मधुमक्खियाँ, इसके अलावा तितलियाँ, ये मंडराने लगते हैं। ये रस को चूसते हैं, जो फूल के अंदर रस होता है उसे चूस लेते हैं। और फूल के अंदर जब ये बैठते हैं रस चूसने के लिए, तो इनके पैर में उस फूल के परागकण चिपक जाते हैं। और इसके बाद जब ये दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं तो ये परागकण वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से एक पौधे से परागकणों का जो स्थानांतरण है वो दूसरे पौधे में होता है। और इस तरीके से पौधे को भी फायदा होता है। पौधे के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और फल और बीज बनने का जो प्रक्रम है वो आरंभ होता है। और जो कीट है उसे भी फायदा होता है, उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सहोपकारिता है। इसमें दोनों ही प्रजातियां लाभ लेती हैं। यहाँ आप इसी का उदाहरण देख रहे हैं। परागण में परागकण को भोजन मतलब जो परागकणक है, परागकणक का मतलब है जो कीट हैं, उन्हें भोजन प्राप्त होता है, जिसे कि आप पराग कहते हैं। और जो पौधे हैं उनमें निषेचन यानी प्रजनन की जो क्रिया है वो आरंभ हो जाती है। ये तो बात हुई सहोपकारिता की। इसमें दोनों को फायदा होता है, लेकिन हर अन्योन क्रिया फायदेमंद ही नहीं होती है। तो चलते हैं अगली अन्योन क्रिया की ओर, जिसका नाम है सहभोजिता। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं सहभोजिता को, ये वाला। इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, मतलब एक प्रजाति जो है वो फायदे में रहती है, लेकिन दूसरी प्रजाति को कोई फायदा नहीं होता और न ही नुकसान होता है। मतलब वो अप्रभावित रहती है, न तो उसे घाटा होता है और न ही मुनाफा होता है। इसमें उदाहरण जो दिया है वो काफ़ी व्यवहारिक उदाहरण है। गाय का जो गोबर होता है यानी काऊ डंग, हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में उसे पवित्र माना जाता है। तो फिलहाल वो जो गाय का गोबर होता है वो एक अपशिष्ट पदार्थ है, ये आप जानते हैं। पर्यावरण में वो एक वर्ज्य पदार्थ है। उसमें जो भृंग पड़ जाते हैं, भृंग का मतलब समझ रहे हैं, गुबरैले, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं और इन्हें भुनगा भी कहा जाता है। ये जब गोबर खराब होने लगता है तो उसके अंदर पड़ जाते हैं और इसे छोटे छोटे गोलों में बदल देते हैं। और इस प्रकार से उसका अपघटन आरंभ होता है और धीरे धीरे ये उसे खा जाते हैं। तो गोबर का ये भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार से जो गाय का गोबर है वो इन्हें भोजन और आश्रय दोनों देता है, रहने का ठिकाना भी देता है। लेकिन इससे सिर्फ गुबरैलों को फायदा होता है, यानी जो भुनगे होते हैं, भृंग होते हैं, उन्हें ही फायदा होता है। गाय को कोई फायदा नहीं होता। वो गाय का गोबर खाएं या ना खाएं, उससे गाय को क्या फायदा होगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ है ये सहभोजिता कहलाती है। इसमें किसी एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। इसका और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आम की शाखा, आम का जो पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती हैं, उस पर एपीफाइट के रूप में उगने वाले, एपीफाइट का मतलब है अधिपादप, तो इस रूप में उगने वाले जो आर्किड होते हैं वो इसका एक अच्छा नमूना है। इसके अलावा वेल की पीठ पर अपना आवास बनाने वाले जो बार्नेकल होते हैं और समुद्री एनीमोन के साथ रहने वाली जो क्लाउन मछली होती है, ये सब इसका नमूना है। और एक अच्छा उदाहरण है इसके अलावा, सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो घास के मैदानों में जो बड़े बड़े चारागाह होते हैं वहाँ जो मवेशी चरते हैं,
आपने देखा होगा जो भैंस और गाय चरती हैं उनके पीठ पर बगुले या मैना जैसे पक्षी विराजमान रहते हैं, चढ़े रहते हैं। तो वो क्या सवारी करते हैं उनकी? उन्हें स्कूटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें बाइक की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास तो खुद ही पंख हैं। तो वो करते क्या हैं असल में? वो अपना भोजन तलाश रहे होते हैं, अपने शिकार की तलाश में होते हैं। और वो उन मवेशियों की पीठ पर इसलिए चढ़े होते हैं क्योंकि मवेशी जब चलते हैं घास में, घास को चरने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो उनके पैरों से जब हलचल होती है घास में, तो जो कीट पतंगे, जो कीड़े मकोड़े घास के अंदर छिपे रहते हैं, वो बाहर उड़ने लगते हैं और पक्षी उन्हें आसानी से पकड़कर भोजन बना लेते हैं। इसमें पक्षी को तो फायदा होता है, जो बगुले या मैना जैसे पक्षी हैं उन्हें लाभ पहुंचता है, लेकिन जो मवेशी होता है उसे ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। यहाँ पर वो बिल्कुल ही उदासीन रहता है, वो ना तो फायदे में रहता है और ना ही नुकसान में रहता है। तो इस तरह की जो चीज़ है यह भी यहाँ पर सहभोजिता का ही उदाहरण है। तो इस तरह के कुछ व्यवहारिक उदाहरणों को आपने देखा। अब चलते हैं स्पर्धा की ओर, जो कि अगला प्रकार है जैविक अन्योन क्रियाओं का। स्पर्धा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपटीशन। जैसे कि हम सभी स्पर्धा में भाग लेते हैं। ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये क्या करती हैं? ये स्पर्धा ही तो करवाती हैं। और ये स्पर्धा ऐसी वैसी नहीं होती, गला काट स्पर्धा होती है। तो यह स्पर्धा होती क्यों है? ये कंपटीशन आखिर होता ही क्यों है? ये तब होता है जब एक ही चीज़ के लिए एक से ज़्यादा लोग प्रयास करते हैं, मतलब उसे पाने की जो कोशिश है वो एक से ज़्यादा लोग करते हैं और सामान सीमित मात्रा में होता है। जैसे मान लीजिए घर में कोई एक अच्छी डिश बनी है और उसे खाने के लिए 3 लोग तैयार हैं, और वो जो डिश है, मतलब जो पकवान है, वो कम मात्रा में है। तो ऐसे में क्या होगा? खींचतान पैदा होगी। अगर बच्चे हैं, बड़े हैं तो वो समझौता कर लेंगे, अगर बच्चे हैं तो उनमें झगड़ा हो जाएगा। बड़े हैं तो उन्हें बंटवारा करना पड़ेगा और ऐसे में सबको कम कम मात्रा में मिलेगी। तो ऐसे में अगर रिक्वायरमेंट एक ही है और चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में स्पर्धा होना आवश्यक है और ये होती भी है। इसमें दोनों ही जातियों को, मतलब जो दोनों प्रजातियां होती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। स्पर्धा में दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है, यहाँ कोई भी फायदे में नहीं रहती। इसे और विस्तार से आप देखिए। यह जैविक क्रिया, इसमें एक ही जाति के 2 जीव या अलग अलग जाति के जो जीव हैं उनमें एक प्रकार से जो एक ही संसाधन है उसे लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। सामान्य रूप से दोनों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए दक्षिणी अमेरिका की जो कुछ उथली झीलें हैं, दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में जो उथली झीलें, मतलब जो कम गहराई वाली पानी की झीलें हैं, उनमें मछलियाँ पहले से ही होती हैं, क्योंकि जल स्रोत है तो मछलियाँ वहाँ होंगी। और बाहर से कुछ फ्लेमिंगो आ जाते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी होते हैं, ये आगंतुक होते हैं, बाहर से आते हैं, ये वहाँ के मूल निवासी नहीं होते। और दोनों का भोजन एक ही होता है, मछलियों का भी और उन फ्लेमिंगो का भी। दोनों क्या खाते हैं? दोनों जंतु प्लवकों का सेवन करते हैं और भोजन की मात्रा वहाँ सीमित होती है, इसलिए दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन होता है। और ये जो स्पर्धा है इसमें जो विजेता होता है वो खा लेता है, लेकिन फिर भी भोजन पर्याप्त मात्रा में दोनों को नहीं मिल पाता, तो यहाँ नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है। इस प्रकार से होती है स्पर्धा। कंपटीशन में भी बिल्कुल यही होता है। जब वैकेंसी कम होती है और उसी एक लक्ष्य के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ कट ऑफ बढ़ता है और जो संघर्ष है वो लोगों के बीच में बढ़ जाता है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसी में स्पर्धा में ही यदि 2 प्रजातियां एक ही भोजन खाती हैं, उसी बात को यहाँ थोड़ा और शब्दों के जरिए समझाया गया है। एक ही भोजन खाती हैं और भोजन दोनों के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में ना हो, अगर पर्याप्त है तब तो ठीक है, अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो 2 लोग अगर उसको चाहने वाले हैं तो वो खाकर संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर कम मात्रा में है तब संघर्ष होता है और दोनों को ज़रूरत से कम भोजन प्राप्त होता है। दोनों ही प्रजातियां यहाँ भोजन की कमी से पीड़ित रहेंगी। यहाँ तक हमने बात की स्पर्धा की। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जिसे हम कहेंगे परभक्षण और परजीविता। ये 2 हैं एक ही में। परभक्षण का मतलब होता है, पर मतलब होता है दूसरा और भक्षण मतलब होता है खाना। पर मतलब दूसरा और भक्षण मतलब खाना, तो दूसरे को खाना, दूसरे का भोजन बना लेना। तो इसमें एक जीव जाति दूसरे जीव जाति को मारकर खा लेती है। इसमें जो खाने वाला है वो फायदे में रहता है और जो शिकार बनता है वो नुकसान में रहता है, उसकी तो जान चली जाती है। तो इस प्रकार से परभक्षण की घटना होती है। और परजीविता में भी बिल्कुल यही होता है। जो परजीवी होते हैं वो फायदे में रहते हैं और जो आश्रयदाता जीव होता है, जिसके शरीर पर वो निवास कर रहे होते हैं, वो नुकसान में रहता है। ये दोनों चीज़ें हैं। परभक्षण को आप देख लीजिए, एक मछली दूसरी मछली को मारती है, जो छोटी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों का शिकार बन जाती है। और परजीविता में अनेक जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, ये पौधों और जंतुओं के ऊपर परजीवी के रूप में निवास करते हैं और उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। बदले में इन्हें तो फायदा होता है, ये खा पी कर मोटे हो जाते हैं। और जो स्थान आश्रय देने वाला जीव है, स्थान देने वाला जीव है,
वो कमज़ोर पड़ता जाता है या अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने इस समय कोरोना वायरस की चर्चा सुनी ही है, कौन नहीं जानता उसके बारे में, सब लोग उसके आतंक से पीड़ित हैं। तो ये कोरोना वायरस क्या है? ये भी तो एक परजीवी ही है, जो कि मनुष्य के फेफड़ों में और उसकी श्वास नलिका में अपना घर बना लेता है और वहाँ पर रुक कर जो फेफड़ों की कार्यविधि है उसको अवरुद्ध कर देता है। अपने तो इसे भोजन और आश्रय, मतलब खाने का जो पदार्थ है और इसके अलावा ठिकाना, दोनों प्राप्त होता है, लेकिन बदले में जो मनुष्य है या जो जीव है वो इससे बुरी तरह ग्रसित हो जाता है, सांस भी नहीं ले पाता, उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और अंत में वो मर जाता है। यही है कोरोना वायरस। तो यह भी एक प्रकार का परजीवी है। अभी अखबार में आपने एक न्यूज़ देखी होगी या न्यूज़ चैनलों पे भी देख रखा होगा, अमेरिका में एक कोरोना पीड़ित मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया गया, मरे हुए मरीज का पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जब फेफड़ों की जांच की गई तो देखा गया कि फेफड़ों पर एक पेंट के रूप में, जैसे पेंट या जो पॉलिश होती है उसकी परत के रूप में वायरस जो है वो चिपका हुआ है। फेफड़ों की जो जालीनुमा संरचना होती है उसको उसने अवरुद्ध कर दिया है और चारों ओर एक कीचड़ के रूप में लपेट रखा है उसे। तो इस प्रकार से वो फेफड़ों से पोषण प्राप्त कर रहा था, मनुष्य के शरीर में रह के अपने पोषित हो रहा था और मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अंत में निमोनिया के चलते वो मर जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और यह सब कुछ यहाँ परजीवियों के द्वारा किया जाता है। ये परजीवी जीवाणु भी हो सकते हैं और विषाणु भी हो सकते हैं। वायरस मतलब विषाणु। और देखिए, यह जो परभक्षण और परजीविता की घटना है इसमें और भी उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे परभक्षण में आप बाघ और हिरन का उदाहरण देख सकते हैं, मछली वाला उदाहरण आपने देखा ही, और परजीवी में और भी उदाहरण है। जैसे पौधों में अगर आप देखें तो अमरबेल का उदाहरण है, जिसे कि आप कसकुटा कहते हैं। यह भी जिस पौधे पर अपना निवास बनाती है उस पौधे को खा जाती है और अपने पोषित होती है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में रहने वाले जो जूं होते हैं, जूं एक प्रकार के कीट होते हैं जो कि ज़्यादातर बालों वाली संरचना में रहते हैं। जहाँ बाल पाए जाते हैं वहाँ ये निवास करते हैं और रक्त को चूस कर अपने पोषण प्राप्त करते हैं और जो आश्रयदाता होता है उसको परेशान करते हैं। इसके अलावा कॉपीपोड्स होते हैं, टिक्स होती हैं, टिक्स मतलब किलनी। ये जितने भी चौपाया जंतु होते हैं उनमें पड़ जाती हैं, उनके कानों या जो मतलब उनके शरीर के हिस्से होते हैं, कोमल हिस्से होते हैं, वहाँ चिपक जाती हैं और वहाँ से खून चूसती हैं। कुत्तों में आपने देखी होंगी। तो ये भी खून चूसती हैं और उस जीव को कमज़ोर करती हैं, परेशान करती हैं और अपने बदले में स्वस्थ हो जाती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव हैं, इनका आप उदाहरण यहाँ परजीवी और परभक्षी के रूप में देख सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुई इस प्रकार की जिसका नाम था परभक्षण और परजीविता। इसके बाद हम देखते हैं असहभोजिता को। ये जो असहभोजिता है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और ये दूसरा नाम है अंतरजातीय परजीविता। इसे अंतरजातीय परजीविता के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक जीव को हानि होती है, कोई एक जीव जो है वो घाटा उठाता है और जो दूसरा है वो अप्रभावित रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस प्रकार से हो सकता है, इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा, फैला हुआ और सघन होता है। अगर बड़ा और पुराना बरगद है, काफ़ी उम्रदराज होता है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है बरगद। तो ये जब बहुत बड़े दायरे का हो और उसके नीचे आप एक छोटा सा पौधा ले आकर रोप दीजिए, बरगद की छाया में आप किसी छोटे पौधे का रोपण कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो छोटा पौधा पनप नहीं पाता है। उसकी पत्तियां जो है वो पीली रहती हैं, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसे न तो सूर्य की धूप मिलती है और न ही खुली हवा मिल पाती है। तो ऐसे में जो छोटा पौधा है वो नुकसान उठाता है, लेकिन बरगद को न तो इससे कोई फायदा होता है और न ही कोई नुकसान होता है, वह अप्रभावित रहता है। तो इस तरह की जो स्थिति है यह अंतरजातीय परजीविता में आती है और इसी को हम कहते हैं असहभोजिता। इसमें बड़े पेड़ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता और जो छोटा पौधा है वो हमेशा नुकसान में रहता है। उदासीनता ये अंतिम प्रकार है। मतलब उदासीनता की हम बात अगर करें तो ये किताबी घटना है। ये उदासीनता व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक रूप से इसे आप कम ही देखेंगे या नहीं के बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि यह सैद्धांतिक स्थिति है। अभी तक इसका ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले जीव एक दूसरे पर कोई असर न डालते हों। आप खुद सोच कर देखिए, कोई दो जीव आपस में अन्योन्य क्रियाएं तभी करेंगे जब उनकी एक दूसरे के प्रति ज़रूरतें होंगी, एक दूसरे से कुछ लेना होगा, तभी उन्हें अन्योन्य क्रिया करने की आवश्यकता महसूस होगी। अगर उनकी एक दूसरे से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्रिया करेंगे ही क्यों? और उदासीनता में यही बात कही गई है कि वो एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और यही कारण है कि कुछ जो पारिस्थितिकीविद हैं, मतलब कुछ जो विद्वान व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के, वह ऐसी स्थिति की संभावना को ही नकार देते हैं, मतलब उसे मानने से ही मना कर देते हैं। तो यह जो उदासीनता है यह किताबी घटना है और इसमें होता क्या है, किसी भी प्रजाति का कोई घाटा या मुनाफा कुछ नहीं होता है, मतलब जो जैसा है वैसा ही बना रहता है। यहाँ तक हमने
जैविक अन्योन क्रियाओं को देखा और उसके अलग अलग प्रकारों का अध्ययन किया, उदाहरण सहित इन्हें देखने की कोशिश की। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं, जिसका नाम है भू जैव रासायनिक चक्र। ये एक प्रकार का चक्र है और ये कैसा है इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसे आप इंग्लिश में बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। ये जो जैव भू रासायनिक चक्र है, ये शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, ये कई शब्दों का मिला जुला रूप है। इसमें एक शब्द तो है भू, इसके अलावा जो दूसरा शब्द है वो है जैव, जैव मतलब जीवित चीजें, और जो तीसरा शब्द है वो है रासायनिक। ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये 3 शब्द अपने में अलग ही अर्थ को समेटे हुए हैं। तो इन अर्थों को समझते हैं और उससे इसका मतलब निकालते हैं। देखिए, ये जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है, इस शब्द को अगर हम अलग अलग करके देखें तो इसमें 3 पहलू सामने आते हैं, 3 इसके पक्ष सामने आते हैं। पहली चीज तो जैव है, जो कि जीव होता है। इसके अलावा भू, अब भू का मतलब है अजैविक घटक। अब अजैविक घटक में सिर्फ भू का मतलब भूमि ही नहीं, इसके अलावा वायु भी हो सकती है और जल भी हो सकता है, कोई भी पारितंत्र हो सकता है, किसी का भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, बशर्ते वो अजैविक हो। और इसके अलावा जो रासायनिक घटक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, इन सब के द्वारा, इन सब को मिलाकर जो क्रियाएं होती हैं, चक्रीय प्रक्रम में जो क्रिया होती है, वही कहलाती है जैव भू रासायनिक चक्र। और इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो इसमें जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रूप से, यह नेचुरल तरीके से होता है, तो प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। ये ऐसे तत्व हैं जिनका प्रवाह हो रहा है, ये इस प्रकार के तत्व हैं जो कि जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं और इनका प्रवाह जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों के बीच में हो रहा है। ये यहाँ खास बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवित चीज़ों के बीच में ही हो रहा है, ये जीवित और निर्जीव दोनों के बीच में घूम रहा है, चक्रीय प्रक्रम में चल रहा है। और यह जो प्रवाह है, यह जीवन के बने रहने के लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब अनिवार्य है, आवश्यक है। इसे और विस्तार से आप देखिए तो देखिए, भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनका बार बार पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और तत्वों और यौगिकों के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यह हमारे शरीर के द्रव्यमान का 97% हिस्सा बनाते हैं। इनसे हमारे शरीर का 97% हिस्सा निर्मित होता है। और सभी जीवित जीवों में, जितने भी जीवित जीव प्रजातियां हैं, उनमें जो द्रव्यमान पाया जाता है, जो वजन होता है या जो भार होता है, उसका ये 95% से भी ज़्यादा हिस्सा होते हैं, यानी 95% से भी ज़्यादा का भाग होते हैं। ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। और ये तत्व खनिज, मतलब ये तत्व या खनिज दोनों हो सकते हैं। खनिज कौन होते हैं? जिन्हें खोद कर निकाला जाए, और तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में मौजूद रहे, मतलब इन्हें किसी पदार्थ के संयोग से बनाया ना जा सके, यह अपने आप में यूनिक होते हैं। तो यह तत्व हमेशा निर्जीव से जीवित घटकों की ओर बढ़ते हैं, मतलब ये निर्जीव से जीवित की ओर गमन करते हैं। इनकी जो दिशा होती है वो निर्जीव से सजीव की ओर होती है, ये याद रखना है। और फिर पारिस्थितिकी तंत्र के गैर जीवित घटकों में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? पहले निर्जीव चीज से ये जीवित चीजों में प्रवेश करते हैं और उसके बाद यही जो है ये जीवित से फिर निर्जीव की ओर चले जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? निर्जीव से होती है। आपने सुना होगा जो पौराणिक मान्यताएं हैं, और इसके अलावा जो शक्तिमान नाम का एक सीरियल आता था पहले, बहुत पहले, उसका बार बार टेलीकास्ट हो चुका है, रिपीट टेलीकास्ट। तो उसमें आपने देखा होगा कि शक्तिमान यहाँ पर अपने शरीर के 5 महाभूतों को जागृत कर लेता है। जो उसकी कुंडलिनी होती है वो जागृत हो जाती है, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की वजह से वो अपने शरीर के 5 तत्वों को साध लेता है, उन्हें अपने हिसाब से नियंत्रित करने का गुण सीख लेता है, और इसी की बदौलत वो मानव से महामानव बन जाता है। तो यहाँ पर जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जो वैदिक दर्शन है वो इन 5 तत्वों की व्याख्या करता है। इसके बारे में एक दोहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वय बना शरीरा। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, जल मतलब होता है पानी, पावक मतलब होता है अग्नि, इसके अलावा माफ कीजिएगा, गगन मतलब होता है आकाश, और समीर मतलब होता है वायु या हवा। तो इन 5 तत्वों से मिलकर, इन 5 महाभूतों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो तत्व हैं ये क्या है? ये अजैविक है, ये निर्जीव है, और इनसे बनता है एक जीवित शरीर, एक जीवित पदार्थ या जीवित मनुष्य। और फिर वही मनुष्य जब मृत हो जाता है या मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी में वो तत्व वापस पुनर्भरित हो जाते हैं, यानी फिर से वापस आकर स्टोर हो जाते हैं।
इस प्रकार से इनका पुनर्नवीनीकरण होता है और यही क्रिया चक्र के रूप में चलती रहती है। और यही जो क्रिया है इसी को हम यहाँ पर जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में या भू जैव रासायनिक चक्र के रूप में देखते हैं। लोग कहते हैं ना कि मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो वो कहावत ठीक है, वो वैज्ञानिक रूप में भी यहाँ सिद्ध होती है। और देखिए पोषण चक्र, यह एक अवधारणा है। यहाँ पर जब पोषण की बात हो रही है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पोषण का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसके चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। तो यह जो चक्रण है यह एक अवधारणा है और यह इस बात को बताती है कि पोषक तत्व भौतिक वातावरण से, जो भौतिक वातावरण है वहाँ से जीवित जीवों में कैसे स्थानांतरित होते हैं, किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, इनका स्थानांतरण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को ये समझाता है। और बाद में यही जो पदार्थ है ये भौतिक वातावरण में पुनर्नवीनीकृत किए जाते हैं, यानी फिर से नए रूप में वापस आ जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शव को जलाए जाने का प्रावधान है और मुस्लिमों में या ईसाइयों में दफनाए जाने का प्रावधान है। अंतिम संस्कार के अपने अपने तरीके होते हैं, तो इन सब तरीकों से होता वही है। मतलब जो शरीर है यानी जो जीवित चीज़ है उसके अंदर जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, जो भी अजैविक घटक हैं, वो वापस वायुमंडल में या जमीन में मिल जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं वापस स्टोर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया भू जैव रासायनिक चक्र के रूप में देखी जाती है। इसे हमने यहाँ विस्तार से देखा। और पोषक चक्र के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपने देखा कि पोषक चक्र एक अवधारणा के रूप में यहाँ स्पष्ट होता है। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, पोषक चक्र होता क्या है। ये पोषण का चक्र है, जो जीव प्रजातियां पोषण प्राप्त करती हैं और वो पोषण एक स्तर से दूसरे स्तर में, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में और फिर तृतीयक में और पहले कहाँ पर, उत्पादक में, ये ट्रांसफर होता है, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन की अवधि के आधार पर, जो प्रतिस्थापन की अवधि है, प्रतिस्थापन का मतलब ट्रांसफर होने की जो अवधि है, उसके आधार पर एक पोषण चक्र को या पोषक चक्र को पूर्ण और अपूर्ण दोनों रूपों में संदर्भित किया जाता है। यह पूरा भी हो सकता है यानी कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, दोनों ही रूपों में ये पाया जा सकता है। और एक संपूर्ण पोषक चक्र क्या कहलाता है, मतलब संपूर्ण किसको कहेंगे, यहाँ दोनों की बात की गई है तो दोनों की चर्चा कर लेते हैं। संपूर्ण हम उसको कहेंगे जिसमें पोषक तत्वों को उतनी ही तेजी से प्रतिस्थापित किया जाता है जितनी तेजी से उनका उपयोग किया जाता है। मतलब ये उतनी ही तेजी से प्रतिस्थापित होते हैं, इनका स्थानांतरण होता है जितनी तेजी से इनका यूज होता रहता है, जितनी तेजी से इनका इस्तेमाल होता रहता है। और अधिकांश जो गैसीय चक्र हैं, अभी जो चक्र है उनके प्रकार आप देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, गैसीय होता है और अवसादी होता है। तो जो अधिकांश गैसीय चक्र होते हैं वो आमतौर पर पूर्ण होते हैं, संपूर्णता उनमें पाई जाती है। ये गैसीय चक्र आमतौर पर पूर्ण माने जाते हैं। और इसके विपरीत जो अवसादी चक्र होते हैं उन्हें अपूर्ण माना जाता है, वो अधूरे होते हैं। क्यों अधूरे होते हैं? क्योंकि कुछ पोषक तत्व, जो कुछ पोषक पदार्थ हैं, वो बीज के पोषक चक्र से अलग होकर अवसादों में बंद हो जाते हैं, यानी पोषक चक्र से अलग हो जाते हैं और वो अवसादों के रूप में जमा होने लगते हैं। तो वो बीज से उस चेन को तोड़ देते हैं। इस प्रकार से तात्कालिक पोषक चक्र को चलाने के लिए यह अनुपलब्ध हो जाते हैं, मतलब इनकी जो उपलब्धता है वो यहाँ से गायब हो जाती है। इस प्रकार से जो अवसादी चक्र है वो अपूर्ण हो जाता है, बीज से ही टूट जाता है, अधूरा हो जाता है। जबकि जो गैसीय चक्र है वो पूर्ण रूप में पाए जाते हैं। और भंडारण की प्रकृति के आधार पर ये दो भागों में बांटे गए हैं। भंडारण की प्रकृति के आधार पर, मतलब स्टोर होने की जो इनकी प्रकृति है उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। और इनके नाम आप पीछे ही देख चुके हैं, ये गैसीय है और अवसादी है। जो गैसीय चक्र है इनका भंडारण कहाँ पर होता है, ये वायुमंडल और जलमंडल में स्थिर होते हैं, मतलब वायुमंडल और जलमंडल में इनका संग्रहण होता है। और वैसे ही जो अवसादी चक्र हैं ये पृथ्वी की सतह पर संग्रहित होते हैं, मतलब इनकी जो क्रियाकलाप है वो भू परपटी पर होता है, क्रस्ट पर होता है। यहाँ हम इन दोनों चक्रों के बारे में और इनके जो अलग अलग प्रकार हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो गैसीय चक्र है उसमें मुख्य रूप से जल, कार्बन और नाइट्रोजन चक्रों को शामिल किया जाता है। ये जो गैसीय चक्र आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार है ना, तो जो गैसीय चक्र है उसमें कौन कौन से चक्र आते हैं, इसमें जल चक्र आता है, कार्बन चक्र आता है और नाइट्रोजन चक्र आता है। जल चक्र के बारे में आपने सुना होगा, जो महासागरों का जल है वो वाष्पीकृत होता है, वाष्प बनती है, उससे बादलों का निर्माण होता है, बादलों का संघनन होता है, वर्षा की बूंदें बनती हैं और पानी फिर से बरस जाता है और वो पानी अलग अलग स्रोतों से महासागरों में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से जल का एक चक्र चलता रहता है, ये जल चक्र कहलाता है, इसे विस्तार से देखना है। इसके अलावा कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र के अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन चक्र भी शामिल है और ये सभी कंप्लीट होते हैं, पूर्ण चक्र के रूप में देखे जाते हैं।
वहीं अगर औषधि चक्रों की बात की जाए तो इनका भंडारण भूपर्पटी पे होता है, ये आप देख चुके हैं। इसमें फास्फोरस और सल्फर चक्र को शामिल किया गया है। तो ये चक्रों के प्रकार हैं और इन प्रकारों का हम सचित्र यहाँ अध्ययन करेंगे, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में होगा। यहाँ पर पोषक चक्रों के प्रकार हमने देखे, लेकिन विस्तार से नहीं देखा, उसका सिर्फ आइडिया देखा। जो विस्तृत चर्चा है वो अगले लेक्चर में होगी, कार्बन चक्र। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जल चक्र से। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।